गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में हिंदी प्रोज का सिद्धांत और नीति के संपादित अंश लेसन 5, जिसको लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। तो सबसे पहले हम लोग इनके जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा उत्तर प्रदेश के नगला चंदभान में हुआ था। इनके पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता श्रीमती राम प्यारी एक धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। इनके पिता भारतीय रेलवे में नौकरी करते थे, इसलिए इनका अधिकतर समय बाहर ही बीता था। तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर को 1916 में मथुरा ज़िले में हुआ था, उत्तर प्रदेश में जो है, और उसी में एक नगला चंदभान नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे वो रेलवे में नौकरी करते थे, इसीलिए इनका जो ज़्यादातर समय था वो अपने घर से बाहर ही बीता। पंडित जी अपने ममेरे भाइयों के साथ खेलते हुए बड़े हुए। जब इनकी आयु 3 वर्ष की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता बीमार रहने लगी थी। कुछ समय पश्चात इनकी माता की भी मृत्यु हो गई, और जब ये बहुत ही कम वर्ष में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, और कुछ समय बाद इनकी जब माता थी वो भी बीमार रहने लगी और उनकी भी मृत्यु हो गई। इन्होंने पिलानी, आगरा तथा प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। BSc करने के बाद भी इन्होंने नौकरी नहीं की और अपना सारा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लगा दिया। अपने छात्र जीवन में ही ये इस आंदोलन में चले गए थे। बाद में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए प्रचार प्रसार करने लगे। तो इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की, BSc भी किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने उसके बाद नौकरी नहीं की और अपना सारा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि RSS के नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और बहुत सारे आंदोलन में भी भाग लिया। 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ के बनने पर इन्हें संगठन मंत्री बनाया गया। उसके बाद वर्ष 1953 में ये अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री बनाए गए। महामंत्री के तौर पर पार्टी में लगभग 15 सालों तक इस पद पर रहकर अपनी इस पार्टी को एक मजबूत आधारशिला दी, और उन्होंने एक नई पार्टी बनी, उसमें ये महामंत्री के तौर पर के पद पर काम किया इन्होंने, और 15 सालों तक इसी पद पर रहे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाया। कालीकट अधिवेशन वर्ष 1967 में ये अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें ये अखिल भारतीय जनसंघ के एक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए, यानी कि चुने गए। 11 फरवरी 1968 को एक रेल यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने रात को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के आसपास उनकी हत्या कर दी थी, और मात्र 52 साल की आयु में पंडित जी ने अपने प्राण देश को समर्पित कर दिए। और रेल यात्रा ये कर रहे थे, तभी कोई घटना घटी और वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई मुगल सराय में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और 52 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब हम आते हैं इनकी साहित्यिक सेवाओं पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक और संगठनकर्ता तथा एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी इनकी गहरी अभिरुचि थी। इनके हिंदी और अंग्रेजी के लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। केवल एक बैठक में ही इन्होंने चंद्रगुप्त नाटक लिख डाला था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे वो बहुत ही महान चिंतक थे
और उन्होंने जो भी अपनी पार्टी बनाई उसमें अच्छे संगठन किया, इसलिए वो एक अच्छे संगठनकर्ता भी थे और एक ऐसे नेता थे जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार थे और हमेशा सत्य बोलते थे। और उन्होंने अपने जीवन में सत्य निष्ठा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और राजनीति के अतिरिक्त इनको बहुत ज़्यादा साहित्य से भी प्रेम हुआ और इनकी बहुत सारी जितनी भी कृतियाँ थीं वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होती रहती थीं। और उन्होंने एक चंद्रगुप्त नाटक भी बहुत ही जल्दी एक ही बैठक में लिख दिया। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो हैं, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं: 2 योजनाएं, राष्ट्र जीवन की दिशा, सम्राट चंद्रगुप्त, राजनैतिक डायरी, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्मक मानवतावाद, एक प्रेम कथा, लोकमान्य तिलक की राजनीति, राष्ट्र धर्म और 5 जन्म। तो ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम आते हैं इनकी भाषा शैली पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पत्रकार तो थे ही, साथ में चिंतक और लेखक भी थे। जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता दीनदयाल जी का उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना था। इन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानवतावाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। तो जो दीनदयाल जी थे उन्होंने मतलब बहुत अच्छे वो एक पत्रकार थे, उसके साथ साथ वो चिंतक और लेखक भी थे। और उन्होंने जो स्वतंत्रता थी और हमारे जो राष्ट्र जीवन था, भारतीय भावना थी, मानवतावाद थी, ये सारी जितनी भी विचारधाराएं थी वो उन्होंने अपने लेखन में प्रस्तुत की। अब हम आते हैं जो उन्होंने लेसन लिखा हुआ है सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, उस पाठ के सार के विषय में जानते हैं। राजनीतिक दलों के विषय में लेखक के क्या विचार थे? लेखक के अनुसार भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर ही चलते हैं। तो जो उपाध्याय जी थे उनके अनुसार जो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ पाश्चात्य के विचारों को ही अपने ऊपर अपनाते थे। वे पश्चिम के किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए और वहाँ के दलों की नकल मात्र हैं। वे भारत की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते और न ही चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आजकल ऐसे ही राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को, पाश्चात्य विचारों को ही अपनाते हैं और वहाँ की नकल करते हैं, और जो भारत है या हमारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा नहीं कर सकते। और इन्होंने यह भी बताया है कि मनुष्य के विकास में समाज का कितना ज़्यादा दायित्व होता है, क्योंकि समाज में ही रहकर इस संसार में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण, शिक्षण, स्वास्थ्य एवं क्षमता की अवस्था एवं अस्वस्थ एवं अक्षमता की अवस्था में उचित अवकाश की व्यवस्था करना और जीवोपार्जन की जिम्मेदारी समाज की ही है, और हर सब समाज में किसी न किसी रूप में इसका पालन भी किया जाता है। मानव सामाजिक व्यवस्था का केंद्र है। एकात्म मानवतावाद मानव जीवन व संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र संबंध का दर्शन है। इसका मतलब है कि जो पूरा हमारा समाज है वो मानव जीवन के और उसकी संपूर्ण सृष्टि के लिए एकमात्र है, जो कि जिसका कि संबंध हमको समाज में देखने को मिलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसका वैज्ञानिक विवेचन किया है। उनके अनुसार हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र कौन है? मानव ही होना चाहिए। जो जहाँ मनुष्य है वहाँ ब्रह्मांड है के न्याय के अनुसार संपूर्ण सृष्टि का जीवन प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। जिस व्यवस्था में पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव पर विचार किया जाए वो अधूरी है।
यानी कि सारे मानव जाति को ही हमको केंद्र मानना चाहिए, सिर्फ एक मानव को ही विचार करके हमको काम नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के प्रति संकीर्ण मानसिकता। और लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले कुछ ही राजनीतिक दल हैं, लेकिन वे भारतीय संस्कृति की सनातनता यानी कि प्राचीनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं। इसलिए ये दल पुरानी रूढ़ियों का समर्थन करते हैं। जो हमारे राजनीतिक दल जो पुरानी प्राचीन संस्कृति को अपनाते हैं, वो सिर्फ इसलिए वो उसको अपनाते हैं क्योंकि वो रूढ़िवादी की तरह बस उसी को अपनाते हुए चले जाते हैं। भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। समाज में प्रचलित बहुत सारी जो भी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि को लेखक ने भारतीय संस्कृति और समाज के लिए रोग का लक्षण माना है। कि ये सब क्या है, ये जितनी भी हमारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं हमारे समाज में, वो सब एक रोग जैसी हैं जो कि समाज में रोग उत्पन्न कर देता है। भारत के कई महापुरुष जो भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति निष्ठा रखते थे, वे इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। और कई ऐसे राजनीतिक दल थे, ऐसे महापुरुष थे जो कि हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा बुराइयों से लड़ते रहते थे। अंत में लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने का कारण रूढ़ियाँ हैं। एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत के बाहर की सभी चिंताधाराओं का समान आकलन करके चलता है। उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को परखना है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। तो इसमें लेखक ने ये बताया है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो किस तरह से कम हो रही है, क्योंकि पुरानी रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, उसकी वजह से जो हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि मानवतावाद को अपनाना चाहिए, मानव को ही संपूर्ण केंद्र बनाना चाहिए और मानव के ही चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ पे। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वो समाज में एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीवोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वो संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। तो इस गद्यांश में जो लेखक हैं वो ये बताते हैं, या लेखक ने मनुष्य के विकास में समाज के दायित्व पर प्रकाश डालते हुए मनुष्य को उसके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत किया है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के विकास में समाज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, क्योंकि समाज में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पालन पोषण की, उसकी शिक्षा की, जिसके माध्यम से वो समाज में एक जिम्मेदार नागरिक घटक यानी कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समाज के विकास में अपना योगदान देते हुए स्वयं का भी विकास करने में समर्थ हो सके। साथ ही स्वास्थ्य एवं क्षमता की अवस्था तथा अस्वस्थ और अक्षमता की अवस्था में उचित अवकाश की व्यवस्था करना और उसके जीवोपार्जन यानी कि रोजी रोटी का उचित प्रबंध करने की भी जिम्मेदारी समाज की ही होती है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं। प्रत्येक सभ्य समाज में जो भी व्यक्ति होता है उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी की निर्वाह किसी न किसी रूप में समाज ही करता है। जब समाज मनुष्य के प्रति
अपने सभी दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करता है तो मनुष्य की प्रगति स्वयं ही हो जाती है और समाज द्वारा मनुष्य का पोषण करना ही प्रगति और विकास का मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी शिक्षा, जीवोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। इसलिए उपाध्याय जी कहते हैं कि समाज से ये अपेक्षा की जाती है कि वो मनुष्य के पालन पोषण की जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वाह करे। लेखक कहते हैं कि न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी शिक्षा और जीने के लिए जो भी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, ये सब हमारे मूलभूत अधिकार होना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें अपने मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जब समाज मनुष्य के प्रति अपने सभी दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करता है तो मनुष्य की प्रगति स्वयं ही हो जाती है और समाज द्वारा मनुष्य का पोषण करना ही प्रगति और विकास का मुख्य मानदंड होता है। आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन हैं, साध्य नहीं। तो इस गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था के केंद्र मतलब कि मनुष्य को सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में रखा है और लेखक कहते हैं कि मनुष्य को महत्व देते हुए कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव ही होना चाहिए, अर्थात सभी गतिविधियां जो हैं वो मानव को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। जहां मनुष्य है वहीं ही ब्रह्मांड है। न्याय के अनुसार मनुष्य ही ब्रह्मांड का आधार होता है और सारी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसका साधन मनुष्य है। भौतिक उपकरण जैसे कि टीवी हो गए, इंटरनेट हो गए, ये सब मनुष्य को सुख पहुंचाने वाले साधन हैं, लेकिन मानव जीवन का ये कोई लक्ष्य नहीं होता। मनुष्य इन साधनों का प्रयोग करके सुख की तो अनुभूति कर सकता है, यानी कि उसको सुख तो इन साधनों से के प्रयोग से मिल सकता है, परंतु वो अपना इसको लक्ष्य नहीं मान सकता, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य निरंतर प्रगति करना है। जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर मन बुद्धि आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्यशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वो अधूरा है। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। तो लेखक कहते हैं कि जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि यानी कि अलग अलग रुचि वाले लोग का विचार केवल एक मनुष्य से या उसके शरीर मन बुद्धि और आत्मा से पूर्ण होकर अनेक इच्छाओं से प्रेरित पुरुषार्थ जो कि चार होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तथा संपूर्ण मानव जाति के स्थान पर अकेले मानव का विचार किया जाए, अर्थात मतलब कि केवल एक ही मनुष्य के विकास पर बल दिया जाए, वो व्यवस्था अधूरी कहलाती है। भारतीय संस्कृति ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और उसमें एकत्व देखा है। हमारा आधार क्या है? वो है एकात्म मानव है। एकात्म मानव का विचार भारतीय तथा भारत के बाहर की सभी चिंताधाराओं को समान आकलन करना होता है, उनकी दुर्बलताओं और शक्तियों को परखता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के चिंतन अनुभव
और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। भारत की संपूर्ण सृष्टि में एकत्व दिखाई देता है, इसलिए हमें एकात्म मानवता के आधार पर जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। सभी मनुष्यों को साथ में लेकर चलना होगा, और अगर हम सभी मनुष्यों को साथ में लेकर चलेंगे तभी हमारा विकास हो सकेगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड पैराग्राफ पे। भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर ही चलते हैं। वे वहाँ किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध एवं वहाँ के दलों की अनुकृति मात्र हैं। इस गद्यांश में लेखक ने भारतीय संस्कृति के प्रति राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में बताया है। तो लेखक मानते हैं कि भारतीय दलों के विषय में विचार रखते हुए बताते हैं कि भारत के अधिकतर राजनीतिक दल पश्चिमी देशों के विचारों से प्रभावित होकर उनको ही आधार मानकर चलते हैं, और भारतीय राजनीतिक दल पश्चिम के राजनीतिक दलों की सिर्फ नकल मात्र ही हैं। वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते और न चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उपाध्याय जी कहते हैं कि ये राजनीतिक दल भारत की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, न ही ये विकासशील भारत का मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये पाश्चात्य विचारों का ही अनुसरण या उसी को फॉलो करते हैं। ये दल भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा का दिखावा करते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। लेखक कहते हैं कि ये दल भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा का बस दिखावा मात्र हैं। इस प्रकार अधिकांश राजनीतिक दल भारत की संस्कृति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो देश की संस्कृति के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं। उनमें एक दोष देखने में आता है कि वो वर्तमान प्रगतिशील युग में भी पुरातन संस्कृति के पोषक हैं। वे संस्कृति की बदलती हुई आवश्यकताओं और प्रासंगिकताओं के संदर्भ में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते, यानी कि वो रूढ़िवादी हैं। उनके अनुसार प्राचीन काल की संस्कृति ही वास्तविक भारतीय संस्कृति है और उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति गतिहीन और अपरिवर्तनशील है। इसलिए वे पुराने समय की रूढ़ियों और मान्यताओं को ही समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व यानी गतिशीलता की ओर इन राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं जाता है। तो कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो कि बिल्कुल ही संस्कृति को नहीं मानते हैं, वो पाश्चात्य संस्कृति को ही अपनाते हैं, और कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो कि हमारी संस्कृति को मानते हैं कि जो हमारी रूढ़िवादी संस्कृति थी वही सच है और वो गतिहीन है और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ पे। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियाँ, परकियों के साथ संघर्ष की परिस्थिति से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा परकियों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा रखा जा सकता है।
तो इस गद्यांश में लेखक ने भारतीय सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने पर प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो सांस्कृतिक चेतना है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है, और उसका कारण ये है कि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक नियमों की जांच अगर हम करते हैं तो ये हमको पता चलेगा कि हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है वो कमज़ोर होती चली जा रही है, और पुरानी जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, हम उनको अधिक महत्व देने लगे हैं। और जो भी हमारी भारतीय नीतियाँ एवं सिद्धांत हैं वो विदेशियों की ही बस नकल हैं, और उन्हीं विदेशियों की ही हम नीतियों को अपनाकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि विदेशियों के साथ होने वाले संघर्ष और उन परिस्थितियों से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए हम लोग नए नए तरीके अपनाते हैं, और या फिर विदेशियों द्वारा ज़बरदस्ती हमारे ऊपर वो नियम थोप दिए जाते हैं, या स्वयं हम अपनी ही नकल करके नीतियों और सिद्धांत को निर्मित कर लेते हैं। अब भारतीय संस्कृति के नाम पर ही उन्हें जीवित रखा गया है। तो इस लेसन में ये लेखक का उद्देश्य है कि जो हमारी भारतीय नीतियाँ एवं सिद्धांत हैं वो विदेशियों की बस नकल मात्र बनकर ही रह गए हैं, क्योंकि हम विदेशियों के साथ होने वाले संघर्ष और उन परिस्थितियों से उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए जो भी तरीके होते हैं वो हमारे ऊपर विदेशी लोग ज़बरदस्ती थोप देते हैं, या फिर हम खुद ही उनकी नकल कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और थम्स अप बटन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।